फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मध्यकाल स्टार्ट हुआ था। मध्यकाल का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। सल्तनत काल, अफगान शक्ति और सेन वंश के बारे में देखेंगे। सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत के अधीन कितने वंशों ने शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत के अधीन कुल 5 वंशों ने किया। कौन कौन था वो? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, लोदी वंश। ठीक है, इन 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। ममलुक या गुलाम वंश का शासन कब से कब तक रहा? 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा था। गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन दिल्ली पर स्थापित हुआ? तो दिल्ली पर आया गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का। खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा था? 1290 से 1320 ईस्वी तक। 1290 से 1320 ईस्वी तक लगभग कितने साल हो गया? 90, 10 इधर और 20, 30 साल। लगभग 30 साल खिलजी वंश शासन किया। खिलजी वंश के बाद किस वंश का शासन दिल्ली सल्तनत पर स्थापित हुआ था? तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासन कब से कब तक रहा? 1320 से 1414 ईस्वी तक। तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन दिल्ली सल्तनत पर हुआ? सैयद वंश का। सैयद वंश का शासन कब से कब तक रहा था? 1414 से 1451 तक। सैयद वंश के बाद किस वंश का शासन दिल्ली पर स्थापित हुआ? लोदी वंश का। लोदी वंश का शासन 1451 से 1526 था। इसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा मुगल कालीन, क्योंकि 1526 में पानीपत का युद्ध होता है जिसमें बाबर हरा देता है लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को। नेक्स्ट है, किसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का संघर्ष हुआ था? तो ये यल्दौज और कुबाचा दोनों के साथ हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन दिल्ली सल्तनत का शासक बना? तो इल्तुतमिश बना था। कुतुबुद्दीन तो गुलाम था जो छोड़ के गया था गौड़ी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन कब से कब तक रहा? 1210 से 1236 ईस्वी तक, लगभग 26 साल। किसने बंगाल पर अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की और बिहार के तिरहुत क्षेत्र से कर वसूलना शुरू कर दिया? तो बंगाल को अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। इल्तुतमिश ने किसको पराजित कर बिहार एवं बंगाल 2 अलग अलग सूबों को गठित किया? तो हिसाबुद्दीन को इल्तुतमिश ने पराजित करके बिहार एवं बंगाल 2 अलग अलग सूबों को गठित किया। नहीं तो पहले बिहार और बंगाल एक ही था। इल्तुतमिश के बाद कौन दिल्ली सल्तनत का शासक बना? बलबन। तुगलक के नेतृत्व में होने वाले विद्रोह को किसने कुचल दिया था? बलबन ने। हिसामुद्दीन मलिक। तुगलक के नेतृत्व में होने वाले विद्रोह को कुचल दिया था बलबन ने। बलबन के बाद किस वंश के शासन काल में दक्षिण बिहार सहित तिरहुत पर तुर्कों का स्थापित हो चुका था शासन? तुगलक वंश के साथ, तुगलक वंश के बाद। नेक्स्ट है, सूफी संत हजरत शरफुद्दीन याहिया मनेरी की रचना से किस वंश की सत्ता एवं प्रशासन की जानकारी मिलती है? तुगलक वंश के सत्ता एवं प्रशासन की जानकारी मिलती है। कौन सी रचना हजरत शरफुद्दीन याहिया मनेरी की है? तो मलहुफुजात और मनाकिबुल असफिया, ये 2 रचना है जो हजरत शरफुद्दीन याहिया मनेरी की है। गयासुद्दीन तुगलक ने कब कर्नाट वंश के शासक हरि सेन को पराजित किया था? 1320 ईस्वी में कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह को पराजित किया था। बाजार व्यवस्था किस शासक ने लागू की थी? मोहम्मद तुगलक ने। बाजार व्यवस्था किस शासक ने लागू की थी? मोहम्मद तुगलक ने लागू किया। गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला क्षेत्र को जीतकर क्या नाम रखा था? तुगलकपुर।
गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला क्षेत्र को जीतकर क्या नाम रखा? तो तुगलकपुर नाम रखा था। किस तुगलक शासक ने दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। हरिसिंह देव ने पराजित होकर किसके सहयोग से नेपाल क्षेत्र में शरण ली थी? तो विद्यापति के सहयोग से नेपाल क्षेत्र में शरण लिया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ। फिरोज शाह तुगलक ने कब बंगाल अभियान प्रारंभ किया? 1359 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक के बंगाल अभियान की जानकारी किस रचना से मिलती है? तो सीरत फिरोज शाही से मिलती है बंगाल अभियान की जानकारी। किस कर्नाट शासक ने तुर्कों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग की नीति अपनाई? नरसिंह देव ने। किस कर्नाट वंशीय शासक के समय तुगलक तुगन ने मिथिला पर आक्रमण किया? तो रामसिंह देव और नरसिंह देव का शासन था उस समय, जब कर्नाट वंश के शासक तुगलक तुगन ने मिथिला पर आक्रमण किया था। उस समय कर्नाट वंश का शासक था रामसिंह देव और नरसिंह देव। अब देखते हैं अफगान शक्ति का उदय। किस वंश के शासन काल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया? तुगलक के समय। तुगलक वंश के समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर ने कब दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में किया था तैमूर ने, और ये हुआ था तुगलक वंश के समय। यानी हम देख लेते दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे? 5 वंश थे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। ठीक है, तो तीसरा वंश तुगलक वंश के समय ही तैमूर ने आक्रमण किया, और इसके बाद ही आ जाता है 2 वंश और सैयद वंश, लोधी वंश। तैमूर ने कब दिल्ली पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। सर्की वंश का शासक कहाँ स्थापित हुआ? तो जौनपुर में। सर्की वंश का शासन कहाँ स्थापित हुआ था? जौनपुर में। हुसैन शाही वंश का शासक कहाँ स्थापित हुआ? बंगाल में। हुसैन शाही वंश का शासन कहाँ स्थापित हुआ? तो बंगाल में स्थापित हुआ था। बिहार का अधिकार करने के लिए किस वंश के बीच संघर्ष हुआ? लोधी सर्की के बीच हुआ था, बिहार पर अधिकार करने के बीच। हुसैन शाह के विद्रोह को किस लोधी शासक ने कुचल दिया था? सिकंदर लोधी ने। हुसैन शाह के विद्रोह को कुचल दिया था सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट है, सिकंदर लोधी ने बिहार क्षेत्र से कर वसूलने के लिए किसे नियुक्त किया था? मुबारक खां को नियुक्त किया था बिहार से कर वसूलने के लिए, मुबारक खां। सिकंदर लोधी एवं बंगाल के नवाब अलाउद्दीन के बीच कब युद्ध हुआ था? 1504 ईस्वी को सिकंदर लोधी और नवाब अलाउद्दीन के बीच हुआ था। इब्राहिम लोधी के समय बिहार के किस सूबेदार ने विद्रोह किया? दरिया खां नुहानी ने। इब्राहिम लोधी के समय बिहार के किस सूबेदार ने विद्रोह किया था? तो ये दरिया खां नुहानी ने विद्रोह कर दिया था। किसका नाम बहाड़ खां था? तो दरिया खां नुहानी को ही बहाड़ खां भी बुलाया जाता था, जिसने सिकंदर लोधी के समय, इब्राहिम लोधी के समय विद्रोह किया था। दरिया खां नुहानी की मृत्यु हो गई थी 1523 ईस्वी में। 1523 ईस्वी में हो गई थी। दरिया खां नुहानी के बाद कौन बिहार को स्वतंत्र राज्य घोषित किया? तो मोहम्मद शाह नुहानी। मोहम्मद शाह नुहानी ने बिहार को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोधी को किसने पराजित किया? बाबर ने। पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोधी को पराजित किया था बाबर ने। और पानीपत की प्रथम लड़ाई के परिणाम स्वरूप किस वंश की नींव भारत में पड़ी? मुगल वंश की। मुगल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? बाबर ने किया था। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था। जब अफगानों ने जौनपुर पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, तब बाबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? हुमायूं के नेतृत्व में भेजा था। जब अफगानों ने जौनपुर पर नियंत्रित करने का प्रयास किया, जब जौनपुर पर आक्रमण किया अफगानों ने, तब बाबर ने भेजा हुमायूं को, अपना बेटे को। मुगल वंश के शुरुआती चरण में दक्षिण बिहार में किसका शासन था? तो मोहम्मद शाह का शासन चल रहा था। मुगल वंश के शुरुआती चरण में उत्तर बिहार में किसका था? दक्षिण में तो मोहम्मद शाह था, उत्तर में नुसरत शाह था।
बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई। दौसा का युद्ध कब हुआ था? 1532 ईस्वी में हुआ था। दौसा के युद्ध में अफगानों को किसने पराजित किया? हुमायूं ने पराजित किया था। दौसा के युद्ध में अफगानों को हुमायूं ने पराजित किया था। नुहानियों के पतन के बाद किस शक्ति का पुनरुत्थान हुआ था? अफगानों का। किसके नेतृत्व में अफगान शक्ति का पुनरुत्थान शुरू हुआ था? तो शेर शाह के समय अफगान शक्ति फिर से शुरू हुआ था, शेर शाह के समय। अब आता है सूर्यवंश। नेक्स्ट देखते हैं सूर्यवंश। तो सूर्यवंश की स्थापना क्या था? शेर शाह का मूल नाम क्या था? फरीद खां। शेर शाह का मूल नाम क्या था? फरीद खां। इब्राहिम खां किसका पुत्र था? हसन खां का। हसन खां को कहाँ की जागीर मिली थी? तो वासपुर, सासाराम और टांडा, ये तीनों जगह की जागीरें हसन खां को मिला था। हसन खां इब्राहिम खां का पुत्र था। हसन खां को जागीर सौंपा था जमाल खां ने। फरीद खां, अब देखिए हसन खां को जागीर किसने को सौंपा? जमाल खां ने। जबकि ऊपर देखे थे इब्राहिम खां किसका पुत्र था? हसन खां। हसन खां का पुत्र इब्राहिम खां है, यानी इब्राहिम खां और हसन खां। तो हसन खां को जागीरें मिली किससे? जमाल खां से। जमाल खां से हसन खां को, हसन खां से इब्राहिम खां को। फरीद खां का बचपन कहाँ व्यतीत हुआ था? तो फरीद खां का बचपन सासाराम में हुआ था। सासाराम किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी के किनारे। 15वीं सदी में इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था जौनपुर। 15वीं सदी में किसे भारत का सिराज कहा जाता है? जौनपुर को। हसन खां ने किसे अपनी जागीर सौंपी थी? तो फरीद खां को। हसन खां ने जागीर सौंपी फरीद खां को। जबकि हसन खां को ऊपर देखे हैं, ऊपर हसन खां को जागीर किससे मिला था? तो जमाल खां से। और जमाल खां ने अपनी जागीरें सौंपी तो फरीद खां को, जबकि पुत्र था इब्राहिम खां, लेकिन सौंपा फरीद खां। फरीद खां को ही इब्राहिम खां भी कहते हैं। फरीद खां को कब सासाराम की जागीर मिली थी? 1497 ईस्वी में। फरीद खां ने कब सासाराम की जागीर संभाली थी? 1518 ईस्वी में। फरीद खां सासाराम से कहाँ गया? तो आगरा में गया था। फरीद खां सासाराम से कहाँ गया? आगरा में। हसन खां की मृत्यु कब हुई? 1522 ईस्वी में हुई थी। फरीद खां ने दक्षिण बिहार के किस शासक के यहाँ शरण ली थी? तो बहाड़ खां के यहाँ शरण लिया था। किसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि प्रदान की? बहाड़ खां को शेर खां की उपाधि फरीद खां को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी बहाड़ खां ने। बहाड़ खां ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दिया था। किस मुगल शासक ने शेर खां को अपनी सेना में नौकरी प्रदान किया था? बाबर ने। बहाड़ खां की मृत्यु के पश्चात जलाल का संरक्षक कौन बना था? दूदू बीबी बनी थी। बहाड़ खां की मृत्यु के बाद दूदू बीबी की मृत्यु के बाद कौन वास्तविक रूप से बिहार का शासक बना? शेर खां। किस शासक ने हजरत आला पदवी धारण किया था? शेर खां ने। शेर खां ने कब ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह किया था? 1530 ईस्वी में। किसने चुनार की रक्षा के लिए अपने पुत्र कुतुब खां को तैनात किया? तो शेर खां ने। चुनार की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र कुतुब खां को तैनात किया। बाबर की मृत्यु के बाद कौन दिल्ली का शासक बना? हुमायूं। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं बना। हुमायूं कब दिल्ली का शासक बना था? 1530 ईस्वी में। किस मुगल शासक ने चुनारगढ़ पर आक्रमण करने के लिए विशाल सेना भेजी थी? तो हुमायूं ने भेजा था। सूरजगढ़ में युद्ध कब हुआ था? 1534 में। शेर खां एवं मोहम्मद शाह के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? सूरजगढ़ का।
महमूद शाह ने किन विदेशी शक्तियों की सहायता से शेर खां पर आक्रमण किया? पुर्तगाल की सहायता से। किस शासक ने तेलियागढ़ी और सिकड़ी गली युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित किया? शेर शाह ने। शेर खां की बंगाल सहित कहाँ पर विजय प्राप्त कर लिया था शेर खां ने? तो रोहतासगढ़ पर। शेर खां की बढ़ती शक्ति को देखकर हुमायूं ने किस पर आक्रमण किया? बंगाल पर आक्रमण कर दिया था कि नहीं तो वो बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक आ जाएगा, इसलिए बंगाल पर आक्रमण किया था हुमायूं ने। हुमायूं का प्रमुख प्रतिद्वंदी शेर खां ही था उस समय, शेर शाह। शेर चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच हुआ था? शेर खां के बीच। चौसा के युद्ध में हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए किस नदी में कूद पड़ा था? तो गंगा नदी में कूद पड़ा। देखो, दिल्ली सल्तनत के शासक शेर खां से जान बचाने के लिए गंगा में गोता मार लिया। चौसा नामक स्थान किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये बक्सर में आता है, यानी बक्सर के पास जो गंगा है वहीं पर कूद गया था लड़ते हुए। कन्नौज युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज युद्ध हुमायूं किसके बीच हुआ? शेर खां के बीच हुआ था। चौसा के युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं कहाँ गया? तो आगरा भाग गया। उसके बाद हुमायूं और शेर खां का सामना कहाँ हुआ था? बेलग्राम में हुआ। शेर खां ने किस साम्राज्य को अपदस्थ कर भारत में एक नए वंश की स्थापना किया? मुगल वंश की स्थापना। चौसा और बेलग्राम के युद्ध ने किसे भारत का सम्राट बना दिया? शेर खां को। किसने सूर्यवंश की वास्तविक सत्ता स्थापित किया? शेर खां ने। किसे द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? शेर खां को जाना जाता है। पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ किले में किसके नेतृत्व में सेना रखी थी? तो ये हैबत खां और ख्वास खां के नेतृत्व में सेना रखी थी। किसने बंगाल में खिज्र खां के विरोध को कुचल दिया था? शेर खां ने। शेर खां ने बंगाल को कितने सरकारों में विभक्त किया था? यानी जिलों को पहले सरकार कहते थे। 19 जिलों में। किस शासक ने अमीन ए बांग्ला की नियुक्ति किया? शेर खां ने। अमीन ए बांग्ला होता था असैनिक अधिकारी। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद किसने कादिर शाह की उपाधि धारण कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया था? मल्लू खां ने। किसके अभियान के बाद मल्लू खां आत्मसमर्पण किया था? शेर खां के अभियान के बाद। शेर खां ने किसे मालवा का सूबेदार नियुक्त किया? सुजात खां को। 1543 में रायसीन प्रदेश, जो मध्य प्रदेश में है, का शासक बना था पूरनमल को बनाया गया था। कहाँ के युद्ध में शेर खां ने कत्लेआम का कार्य किया, जो इतिहास में शेर शाह के नाम पर काला धब्बा माना जाता है? तो ये रायसीन में हुआ था। 1544 में मारवाड़ क्षेत्र में किसका शासन था? मालदेव का शासन था 1544 में। शेर खां ने कहाँ के शासक उदय सिंह को पराजित किया? चित्तौड़ के शासक को। किस किले पर शेर खां ने अधिकार किया था? तो माउंट आबू पर, चित्तौड़ पर और अजमेर, तीनों पर। किसने कहा था एक मुट्ठी भर बाजरा के लिए पूरे हिंदुस्तान को खो देता? शेर खां ने कहा था। शेर खां का कालिंजर पर अभियान कब हुआ था? 1545 में। शेर खां का अंतिम अभियान कौन था? कालिंजर था। मृत्यु के पहले शेर खां कौन सा आग्नेयास्त्र चला रहा था? उक्का नामक आग्नेयास्त्र। अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो एक दिन मैं मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा। किसने कहा था? शेर खां ने। किस युद्ध के समय शेर खां ने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो एक दिन मैं मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा? तो ये चंदेरी के युद्ध में कहा था। और किसने कहा था? शेर खां ने। शेर खां को अकबर का अग्रदूत कहा जाता है। जो जोश और जुनून अकबर में था वही देखा गया था शेर शाह में। तो अग्रदूत यानी अकबर के पहले यदि कोई अकबर था तो शेर खां था। कौन लगान एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित विभाग था? तो दीवान वजारत। दीवान वजारत के अंदर लगान और अर्थव्यवस्था से संबंधित देखा जाता था। कौन सैन्य व्यवस्था का प्रधान होता था? दीवान आरिज। विदेश मंत्रालय था दीवान रसातल का प्रधान को दीवान मोहतसिब कहा जाता था। कौन विभाग राजकीय आदेश के पत्राचार से संबंधित है? दीवान इंसा। कौन न्यायालय विभाग से संबंधित है? दीवान काजी। खुफिया विभाग था दीवान वरीद। कौन शाही महल के विभिन्न कार्यों की देखरेख से संबंधित था?
खान ए सामा। शेरशाह के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सरकारों में था यानी जिलों में, तो 47 जिलों में था। पीछे देखे थे 19 जिलों में, अब आ गया 47 जिले। कौन सरकार का प्रमुख अधिकारी के साथ साथ सैन्य अधिकारी होता था, तो सिकदार ए सिकदारा होता था। कौन मुख्य न्याय अधिकारी होता था, मुंसिफ ए मुंसिफान। शेरशाह सूरी ने किसकी लगान व्यवस्था को अपने प्रांत में लागू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के लगान व्यवस्था को। किस व्यवस्था पर शेरशाह की लगान व्यवस्था आधारित है, रैयतवाड़ी व्यवस्था पर। शेरशाह ने भूमि को बीघा में बांटा था। 1 बीघा बराबर होता था कितना सिकंदरी गज, तो 3600 यानी 3600। शेरशाह सूरी ने भूमि माप के लिए कितने अंक वाले सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था, तो 32 अंक वाले। शेरशाह लगान के रूप में उपज का कितना लेता था, 1/3 लेता था। नेक्स्ट है, किस शासक ने पट्टा और कबूलियत की प्रथा आरंभ किया, शेरशाह ने। शेरशाह के पिता का नाम हसन खां। 10 साला लगान व्यवस्था के किस शासक से संबंधित है, अकबर से। शेरशाह प्रत्येक बुधवार की शाम को न्यायालय के लिए दरबार में बैठता था। किस शासक ने किया था, न्याय करना धार्मिक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ है, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने बाजारों एवं सरायों में किसकी नियुक्ति की थी, हड़कारा की। शेरशाह की टकसाला का नाम किस लिपि में लिखा गया था, तो फारसी और देवनागरी लिपि में लिखा गया था। शेरशाह प्रथम शासक था जिसने शुद्ध चांदी का रुपया चलाया। किस शासक ने चांदी के रुपये 1835 ईस्वी तक प्रचलन में रहे थे, तो शेरशाह सूरी के। शेरशाह के समय चांदी का 1 रुपया 64 तांबे के दाम के बराबर होता था। शेरशाह सूरी द्वारा जारी सोने के सिक्के का नाम असरफी था। एक असरफी कितने ग्रेन सोना होता था, 167 ग्राम। कौन होने के नाते शेरशाह ने अपनी सिक्कों पर 4 खलीफाओं के नाम अंकित कराए थे, तो सुन्नी होने के नाते शेरशाह ने अपने सिक्कों पर 4 खलीफाओं के नाम अंकित कराए थे। और शेरशाह ने कहाँ रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया था, सासाराम में। निम्न में से किन मुगल शासक ने दीन पनाह नगर की स्थापना किया था, तो हुमायूं ने। शेरशाह ने किस किले का निर्माण करवाया, पुराना किले का। किला ए कोना मस्जिद का निर्माण 1542 में हुआ था। किस शासक ने किला ए कोना मस्जिद का निर्माण करवाया, शेरशाह ने। कब पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया गया, 1541 में। और किस शासक ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया, तो शेरशाह सूरी ने स्थापित किया पुनः। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम में। किसने शेरशाह के मकबरा के संबंध में कहा था, यह भारत से मुगलों और अंदर से हिंदू स्थापत्य कला का उदाहरण है, तो कानूनगो ने कहा था। किसने शेरशाह के मकबरे के संबंध में कहा था, यह ताजमहल से भी सुंदर है, कनिंघम ने कहा था। ये एक पुरातात्विकविद थे जिन्होंने कहा था, कनिंघम ने कहा था कि इसका जो मकबरा है शाहजहाँ का, शेरशाह का, ये ताजमहल से भी सुंदर है। किस शासक ने कन्नौज शहर को ध्वस्त कर उसे नया रूप दिया था, शेरशाह सूरी ने। किस शासक ने सड़क ए आजम यानी ग्रैंड ट्रक, उसी ग्रैंड ट्रक रोड जो जानते हैं उसका निर्माण कौन करवाया था, शेरशाह ने। उसको बोला जाता था पहले सड़क ए आजम, ठीक है, सड़क ए आजम। सड़क ए आजम पूर्व में सोनार गांव से पश्चिम में कहाँ तक था, अटक, जो सिंध अभी है, तो सिंध तक फैला हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रहेगा मुगल कालीन बिहार, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार क्विक रिवीजन करते चलेंगे और धीरे धीरे बिहार का पूरा एनसीईआरटी जीके कवर कर लेंगे। इसके बाद आपको बिहार के किसी भी एग्जाम में आने वाले कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेंगे, ठीक है। केवल बस 1 से 2 बार इसको रिवाइज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मुगल कालीन बिहार।